हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब अच्छे से तैयारी वारी कर रहे होंगे। जिसका भी 3 तारीख 4 तारीख 7 तारीख को एग्ज़ाम है, एकदम जी जान से लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। और पी वाई क्यू का आप लोगों का था थोड़ा सा, ऐसे सब ने देख रखा होगा, कहीं ना कहीं से वीडियो आप लोग देख रखे होंगे। बहुत सारे, एक बार नहीं कई बार देखे होंगे, क्योंकि इतने टीचर हैं यूट्यूब पे, किसी ना किसी का देखे होंगे। फिर भी आप लोगों का था पी वाई क्यू करवाइए। तो चलिए पी वाई क्यू करवाते हैं। ये पेपर है आपका कौन सा, ये पेपर है 2023 का। ठीक है, पहला शिफ्ट का। ठीक है, देख लीजिए 12/9/2023 का पेपर है, और एकदम जो पेपर है ओरिजिनल फॉर्मेट में ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन इधर साइड में करवा देंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी है भाई, क्योंकि अभी तो साथ लंबा चलेगा अपना। सिर्फ स्टेट थोड़ी करना है, स्टेट तो एक टेम्प्रोरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है। हम लोगों को तो टीआरई तक चलना है, साथ में नौकरी लेना है। तो जुड़ जाइए सब, लाइक शेयर सब कुछ दबा के कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और एक चीज़, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे वो क्वेश्चन वाला कि भैया पेड वाला पेड वाला पेड वाला। तो भाई सब कुछ हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं, फिर भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं। 10 टेस्ट है। ठीक है, जो लोग 2 टेस्ट दे चुके हैं उनको पता होगा कैसा टेस्ट रहता है, क्या रहता है। टोटल 10 टेस्ट हैं, सब में 150 क्वेश्चन है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के हैं। इन 100 क्वेश्चन जो है ये सारे टेस्ट में अलग अलग होंगे, यूनिक क्वेश्चन है। टोटल हो गए 1000 क्वेश्चन। इस 1000 का हम वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे आपको। ठीक है, जो कि आपको 17 तारीख से मिलेगा, और इसका प्राइस है 250 रुपया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया दूसरे ऐप पे हमको तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन इतना ही में ही मिल गया, आपका चार्ज ज़्यादा। देखो भाई, दूसरे पे क्या मिल रहा है हमको उससे कोई अता पता नहीं है हमको, ना हम कहीं से खरीद रहे हैं, आप ही लोग ले रहे हैं। और आप ही सोच के देखिए, अगर आप कहीं पे 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं एक तरीके से, और फिर भी आप कहीं दूसरे जगह फिर लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस 3 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके काम का है नहीं, वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं मिल रही है, इस कारण आप दूसरे जगह भटक रहे हैं। तो वो सब चीज़ कंपेयर छोड़ दीजिए। यहाँ पे अब जो हम एक बार निकल गया प्राइस की 250, तो 250 ही रहेगा। इसमें हम कोई दिवाली ऑफर, छठ ऑफर नहीं करने वाले हैं, बाकी जो लोग करते हैं वो सब चीज़ नहीं। एक बार हो गया हो गया, और भीड़ भी इकट्ठा नहीं करना है। जिनको रियल में जरूरत है, और सबको लेना भी नहीं है भाई, आपको हम तैयारी करवा रहे हैं अच्छे से। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका नंबर अच्छा आ रहा है, तो क्यों लेना है भाई। सबको नहीं लेना है, वैसे लोगों को लेना है जिनको कि थोड़ा डर है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए हम 1000 क्वेश्चन को वीडियो सोल्यूशन देके एक तरीके से रट्टा ही मार लेंगे, या कुछ चीज़ें हम दिमाग में घुसा ही लेंगे, उसके लिए है। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7877247958। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और वेबसाइट आपको पता ही है, lksir.live पे जाना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है, और यहाँ पेड सेक्शन में आपको ये सारा चीज़ दिख जाएगा। टेस्ट अभी कीजिएगा तो इस तरीके से खुलेगा, यहाँ नंबर भी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग ले रखे हैं उनका क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट देने का बटन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग फ्री में अभी तक दे रहे हैं तो ये सब दीजिए। टेस्ट फुल टेस्ट 2 है, सेक्शन टेस्ट भी यहाँ पे फ्री टेस्ट में पड़ा हुआ है, ये सब दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं करते हैं बिजनेस, अब चलते हैं अपने काम पे। पहला क्वेश्चन, हाँ एक चीज, 2023 का जो क्वेश्चन था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में एरर था। ठीक है, बहुतों का आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा। आप सही लाइन पे होंगे, जो हम बता रहे हैं वो सही लाइन पे ही जाइएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे टीचर क्या किए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, इसका आंसर कुछ और आता है, लेकिन इसमें घुसेड़ पुसेड़ के पता नहीं कैसे ए आंसर दे दिया है। ठीक है, और कुछ टीचर क्या किए हैं, इसको कवर करने के लिए, क्योंकि सब कह रहा है कि ऑप्शन गलत है, तो गलत भी दिखाना था, और क्या किया कि जो वो आंसर लाया है ना, वो आंसर कोई बी में डाल दिया, कोई सी में डाल दिया, कहीं डाल कर टिक कर दिया, देखो भैया ये वाला ऑप्शन सही है, जबकि वो ऑप्शन था ही नहीं, क्वेश्चन ही, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत थे। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, तो परेशान नहीं होना है। इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन था, और इसको बोला था कि के मैप मेथड से सॉल्व करना है। तो के मैप हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं, छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। फिर भी अगर डाउट है तब तो भाई क्या बोले हम। तो कैसे कैसे बता रखे हैं वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले बोले थे कि जितना वेरिएबल रहे
उसके अकॉर्डिंग 2 का पावर बिठा दीजिएगा। तो 4 है तो 2 का पावर 4 हो गया 16। तो 16 बॉक्स का डब्बा बनेगा अपने पास। बन गया भाई, यहाँ पे बना के रखे हैं हम, इसको हटाइए। ठीक है, अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी भी हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी लिख देंगे, यहाँ सी और डी लिख देंगे। बहुत बढ़िया। और नंबरिंग भी आपको बता दिए थे कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 3 पहले आ जाता है, 2 बाद में आता है, बता रखे थे सब। 4 5 7 6 ऐसे उल्टा खोपड़ी चलता है। फिर यहाँ 8 9 11 10 12 13 15 और 14, ये कहानी था। फिर वैल्यू कैसे, 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी वही चीज बोले थे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ऐसे भर दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 1 कहाँ कहाँ भरे, क्योंकि एसओपी फॉर्म में बोला है तो हमको 1 भरना है, क्योंकि ये देखिए एसओपी है, अगर यही ऐसा वाला साइन रहता है यहाँ पे तो हमको 0 भरना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पीओएस का काम होता। अब हमको क्या करना है कि सब जगह वैल्यू भरना है। कहाँ कहाँ वैल्यू, अब देखिए क्वेश्चन से 0 वाले पे तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, 1 वाले पे यहाँ पे 1 डाल देंगे, 2 वाले पे यहाँ पे, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, ठीक है भाई, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, उसके बाद क्या बचा 12 13 14, 12 13 और 14, इतना पे हमारा वैल्यू मिल गया। अब के मैप क्या कहता है कि भाई तुम जो है ना पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेगा, आपको बताए थे कि पेयर हमेशा 2 के पावर के फॉर्म में बनेगा, मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरीके के फॉर्म। मतलब या तो 2 का पेयर बन जाएगा, या 4 का, या 8 का, या 16 का। 6 का पावर 6 का पेयर नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, तो अब हमारा पेयर यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, गौर से देखिए एक बार। दूसरा पेन लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब एक पेयर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बड़ा सा पेयर बन गया हमारा 8 का, एकदम क्लियर बन रहा है। अब बचा क्या, ये आप कहिएगा 4 का पेयर बना दीजिए, और हमेशा कोशिश रहता है कि जितना बड़ा से बड़ा पेयर बना सके। आप कहिएगा 4 का पेयर बना देते हैं, बन जाएगा पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे तो 8 का भी बना सकते हैं। कैसे, आपको बताए थे कि ऐसे करके भी पेयर बन सकता है इधर, और ये वाला जो है इसको फिर से अगर कंसीडर कर ले तो ये इसके साथ भी पेयर बन सकता है, 8 का पेयर बन जाएगा। ऐसे राउंड बोले थे ना कि घुमा के भी बना सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे 2 पेयर बने 8 8 के, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग वैल्यू डालते हैं। वैल्यू कैसे डालना था, आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी सी और डी लिख दिए, और जो जो वैल्यू जहां जहां 1 है इसका वैल्यू उठा के यहां लिखना है। सॉरी भाई। ठीक है, अब वैल्यू डालते हैं, कोई अलग पेन ले लेते हैं जिससे अच्छे से दिखे। सबसे पहले इसका वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या है, इधर से 0 0, ऊपर से 0 0 लिख दीजिए भाई। बहुत बेसिक से समझा रहे हैं भाई, अब नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा बेड़ा पार, बताइए। 0 0 इस वाले का देखें तो 0 0, और यहां से ऊपर से 0 1। ठीक है, इस वाले का 0 1 0 0, इस वाले का देखते हैं 0 1 0 1, फिर इसका 1 1 0 0, फिर इसका 1 1 0 1, नीचे वाले का 1 0 और 0 0, फिर 1 0 और 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कर दिए। मुंडी मेरा शायद छुप रहा होगा, चलिए इसको मुंडी हटा देते हैं। हाँ, मुंडी हट गया। अब हम क्या बताए थे आपको कि जहां पे कॉमन दिख जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही चीज रहे, या तो 1 रहे या 0 रहे, उसको लेना है, बाकी सबको काट देना है। अब 1 ए में देखिए 1 0 का सब आ गया, इसको हटाइए। बी में भी 1 0 आ गया, हटाइए। सी में देखिए 0 0 0 आया, और डी में मिक्स हो गया, तो डी को हटाते हैं। यहां से क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ सी निकला, सी लिख देंगे। लेकिन सी मिला है हमको, लेकिन क्या मिला, 0 पे मिला है, पूरा संख्या 0 ही है, तो हम 0 होने के कारण यहाँ पे बार लगा देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं
एक टर्म आ गया हमारा एक पेयर से सी बार, और प्लस का साइन दे देते हैं और यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरा ये वाला जो पेयर था इसका काम करते हैं, वही चीज मिटा देते हैं पहले। अब देखिए हमको ना डिजिटल बोर्ड लेना ही पड़ जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, अगर हमको अच्छे से चीजें करनी है तो, और कोशिश है जल्दी से डिजिटल पे आएंगे। ठीक है, अब चलिए पेयर क्या क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पेयर बना रहा है। चलिए पहले इस वाले को पकड़ते हैं, 0 0 0 0। फिर इस वाले को पकड़ते हैं 0 0 और 1 0। गौर से देखते रहे, अभी ये वाला लाइन लिखे थे, अब इसका लिखते हैं 0 1 0 0। अब इसका लिखते हैं 0 1 1 0। अब इसका लिखते हैं 1 1 0 0। इसका लिखते हैं 1 1 1 0। फिर इसका लिखते हैं 1 0 0 0। फिर इसका लिखते हैं 1 0 1 0। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ हमको कॉमन मिला है, कहीं मिला कॉमन, ये देखिए गौर से, ये कट गया भाई, इसमें 1 0 मिक्स है, बी भी कट गया, सी भी कट गया, डी में सिर्फ 0 पे मिला है तो डी लिख देंगे, और 0 पे मिला है तो मतलब बार लगा देंगे, मतलब यहाँ पे चल जाएगा डी का बार। ये था हमारा एग्जैक्ट आंसर, सी बार प्लस डी बार, ये आंसर होना चाहिए था। और इस ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी सी बार प्लस डी बार नहीं है आपका, लेकिन आंसर यही है। आप कितना भी इसको पहुंचना चाहिए इधर से उधर, नहीं पहुंच पाइएगा, बहुत अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन, पता नहीं क्या क्या रूल लगा के आप बहुत खिचड़ी पका भी लीजिए तो नहीं पहुंचिएगा। तो ये था कहानी। लेकिन हम देखें बहुतों का वीडियो, क्या करता है कि बीच में कहीं पर ये ऑप्शन घुसा दिया और टिक मार के निकल लिया, ये भी नहीं बोला क्वेश्चन गलत है या इसका ऑप्शन नहीं है, नहीं बोला, डर लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट ये ना समझे कि हमसे बना ही नहीं। भाई कम से कम ऑप्शन तो सही दीजिए। ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिखा देंगे हम जिसमें कि क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये आपका एक सही हो गया। चलिए, और इसमें हम लोग ये और एक चीज बता दिए, 2023 में मेरा ही पेपर था, ये यही फर्स्ट शिफ्ट में ही हम पेपर दिए थे और हम इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाए थे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएलए क्या बोला कि इन अ पीएलए व्हाट कंपोनेंट आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। पहले पीएलए समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं, और ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। पीएलए क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, एक डिवाइस होता है, डिजिटल डिवाइस, जिसका उपयोग होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हम अपने हिसाब से लॉजिक फंक्शन प्रोग्राम करते हैं। इसके 2 प्लान होते हैं, मतलब 2 भाग होता है। एक होता है प्रोग्रामेबल एंड एरे, ये क्या करता है, एंड ऑपरेशन के साथ करता है, मतलब प्रोडक्ट का, ये देखिए जो इनपुट वेरिएबल और उनके कॉम्प्लीमेंट से प्रोडक्ट टर्म, जैसे ए एंड बी, ए बार एंड बी बार, इस तरीके से बना, मतलब एंड ऑपरेशन एक तरीके से करता है। बस ये इतना दिमाग में, नाम है प्रोग्रामेबल एंड एरे, तो एंड ऑपरेशन करता है, मतलब गुना करता है। दूसरा है प्रोग्रामेबल और एरे। ठीक है, ये क्या करता है भाई, ये जो उन प्रोडक्ट टर्म की जोड़ करके फाइनल आउटपुट देता है। ये जो टर्म आता है ना, इससे उसको क्या करता है, जोड़ देता है। जोड़ता किस, कौन जोड़ता है, और गेट जोड़ता है। ठीक है, बस और एरे है ये, इसलिए जोड़ दिया। अब ध्यान देने वाली बात, आपका ऑप्शन में क्या था, एंड प्लस और। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो है एंड ऑपरेशन भी करता है और ऑपरेशन भी करता है, तो बस हमको समझ आ गया कि एंड और सही हो जाएगा भाई। दूसरा ऑप्शन था नैंड और जॉर। अब देखिए पीएलए में ये उपयोग नहीं होता है, एंड का उल्टा है ना, ये नहीं होता। नॉर्मल यहाँ पे ऑपरेशन होता है कि पहले गुना कर देता है फिर उसको जोड़ देता है, मतलब एक तरीके से एसओपी फॉर्म ये जनरेट करता है। तो ये कैंसिल हो गया, नॉर और एक्स नॉर, यूनिवर्सल गेट है नॉर, लेकिन पीएलए में उपयोग नहीं होता है। नॉट प्लस मक्स, ये जो है अलग प्रकार का सर्किट में होता है, पीएलए में ये भी नहीं होता। तो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है एंड और अपना सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये सही था। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of register is primarily used to temporarily hold data during arithmetic and logical operation in a microprocessor?
माइक्रो प्रोसेसर में अब कहिएगा हिंदी में क्वेश्चन नहीं है भाई, हमारे पास यही क्वेश्चन आया, हम क्या करें बताइए। और ऐसा कहीं पर है भी नहीं कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों है 2024 वाला में, उसमें दोनों दिखा देंगे। अब ये पुराना वाला था और ये क्वेश्चन निकालने के लिए 50 रुपया लगता था, आपको याद हो गया, आप लोगों ने दिए नहीं होंगे, जो लोग दिए थे क्वेश्चन निकालने के लिए 50 रुपया लगता था। ये नहीं कि ऑब्जेक्शन लगाने का, क्वेश्चन डाउनलोड करने का 50 रुपया था। तो ऐसा सिस्टम था 2023 में। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर जो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद बहुत तेज गति की छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, डेटा, एड्रेस या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि सीपीयू तेजी से काम कर सके। ठीक है, अब इसके कई प्रकार है इस रजिस्टर के, जैसे एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, और भी है बहुत सारे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसा रजिस्टर जो प्राइमरली यूज होता है किस चीज के लिए, टेम्पोररी डेटा होल्ड करने के लिए। कब, जब अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होता है तब। अरे यार बड़ा सीन खराब है भाई। ठीक है, तो ये कौन सा करता है, अब देखिए एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, शिफ्ट मतलब कि शिफ्टिंग करना। तो डेटा को बिट बाय बिट क्या करता है, ये शिफ्ट करता है। तो इसमें कोई भी स्टोरेज वाला बात नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है कि टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखना जब भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तो ये कुछ नहीं करता वैसा, ये कैंसिल हो गया भाई। दूसरा है पैरेलल रजिस्टर। अब नाम से ही पता है पैरेलल मतलब कि डेटा को पैरेलली जो है समांतर रूप से स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, उसको स्टोर करेगा, पैरेलल रजिस्टर हो गया, ये भी गलत हो गया। एक्यूमुलेटर, ये कब काम आता है, जब कोई लॉजिकल ऑपरेशन होता है या अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उस टाइम डेटा को रखता है। ये पैरेलल रजिस्टर क्या करता है, डेटा को समांतर रूप से स्टोर करता है, और एक्यूमुलेटर क्या करता है, जब लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तब डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। चौथा है काउंटर रजिस्टर। काउंटर का नाम क्या हो गया, काउंटर नाम से आपको लग रहा है काउंटिंग करता होगा, तो बस वही चीज, इंस्ट्रक्शन और घटनाओं को काउंट करता है बस। ये गलत हो गया, मतलब अपना नंबर हो गया सी सही हो गया। चलिए अब चौथे नंबर पे चलते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच लॉजिक फैमिली यूज बोथ डिप्लेशन और इनहेंसमेंट मोड, किसमें, मोड मॉसफेट फॉर इट्स ऑपरेशन। ऐसा लॉजिक फैमिली, विच लॉजिक फैमिली यूज बोथ डिप्लेशन एंड इनहेंसमेंट मोड मॉसफेट फॉर इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के लिए दोनों मोड यूज करता है। अब एक एक करके चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा करता है। सबसे पहले एक चीज और, मान लो तुक्का भी कभी लगाना हो ना, एक चीज देख लीजिए, मॉसफेट आए ना, ऑप्शन में चेक कीजिएगा किस ऑप्शन के लास्ट में मॉस लगा, बाकी वाला तो ऐसे कट जाएगा। मॉसफेट का जब भी होगा तो उसमें मॉस ही लगा होगा, पी मॉस, सी मॉस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे कट गया, अब कंफ्यूजन रहेगा पी मॉस सी मॉस में। अब इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन में भी गलती था थोड़ा। अब देखिए, मॉस तकनीक 3 पारंपरिक लॉजिक फैमिली कौन कौन सा, पी मॉस, एन मॉस और सी मॉस। पी मॉस क्या करता है, केवल पी चैनल मॉसफेट, पुरानी तकनीक है ये। एन मॉस क्या करता है, केवल एन चैनल मॉसफेट है, पी मॉस से थोड़ा तेज होगा ये। सी मॉस जो है ये सबसे अभी लेटेस्ट है, एन चैनल प्लस पी चैनल मॉसफेट दोनों इनहेंसमेंट टाइप यूज करता है और आधुनिक है, मतलब केवल लेटेस्ट है। अब देखिए जो मेन वर्ड था वहां पर, डिप्लेशन और इनहेंसमेंट, ये क्या करता है, इनहेंसमेंट मोड का मतलब होता है कि नॉर्मली जो है ना ये ऑफ रहेगा, लेकिन जब वोल्टेज देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक, और डिप्लेशन मोड क्या होता है, नॉर्मली ऑन रहता है और जब वोल्टेज देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अगर मान लो कहीं ऑप्शन आ भी जाए कि इनहेंसमेंट मोड क्या होता है तो आप समझ सकते हैं, ये लाइन उससे भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब चलिए मेन मुद्दे पे, जो 3 ऑप्शन है कौन सा सही है।
वहां तो सीमोस और पीमोस ही है, लेकिन सही कौन सा है? चलिए, सीमोस लॉजिक का मतलब हो गया इनमें एन चैनल और पी चैनल दोनों होता है, लेकिन ये सिर्फ दोनों चैनल जो है सिर्फ इनहेंसमेंट टाइप है, ये डिप्लेशन टाइप पे वर्क नहीं करता है, ये ओनली इनहेंसमेंट टाइप पे करता है। जबकि आपका आंसर यहां देखिए सीमोस दे रखा है, तो ये तो गलत है, डायरेक्टली गलत हो गया ये, ठीक है, तो ये गलत था। अब पीमोस पे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है पीमोस, ठीक है, इस पे बात करें। पीमोस लॉजिक क्या करता है, इसमें सिर्फ पी चैनल मॉसफेट का उपयोग होता है, ठीक है, कुछ शुरुआती, अब पीमोस पे आ गए हम लोग, इसमें सिर्फ पी चैनल मॉसफेट का उपयोग होता है, ठीक है, कुछ शुरुआती टाइम में। अभी बीच बीच में क्यों दिक्कत हो रहा है, एक तो इतना साइड में कोई ना कोई गाड़ी जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो उस कारण हमको रोकना पड़ता है। दूसरा कि आप लोगों का कॉल बार बार आता है कि भैया कितना पैसा, कितना पैसा, कहाँ पे पेमेंट करें, इस कारण से हमको बीच बीच में रोकना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। अब देखिए, चलिए पीमोस की बात करते हैं। पीमोस जो है ना, ये पी चैनल मॉसफेट का उपयोग करता है। उस शुरुआती स्टार्टिंग टाइम में जब पीमोस था, उसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट में डिप्लेशन मोड ट्रांजिस्टर और लोड डिवाइस के रूप में इनहेंसमेंट मोड दोनों यूज करता था, ठीक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला है पीमोस, लेटेस्ट मतलब कि अब तो सीमोस ही चल रहा है, लेकिन जो बाद में फिर पीमोस आया उसमें ओनली एक ही था, ठीक है, इसमें दोनों काम नहीं कर रहा था। तो यहां तक इसको भी अपन क्या बोलते हैं, उसको पार्शियली सही मान सकते हैं, ठीक है। मेन जो ये चीज है ना, डिप्लीशन और इनहेंसमेंट, ये किस में काम करता है, ये एनमोस में करता है। इसमें केवल एन चैनल मॉसफेट होता है, और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट स्विचिंग के लिए यूज होता है, और डिप्लेशन मॉसफेट लोड के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर इसका आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे एनमोस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, एनमोस, जो कि ऑप्शन में है नहीं अपना। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि चलो कोई नहीं, एनमोस नहीं है तो पीमोस भी पहले दोनों चीज को करता था, तो पीमोस मार के हम लोग निकल सकते थे, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए, यहाँ पे आंसर ही अलग दे रखा है, सीमोस दे रखा है, किस बेसिस पे दिया भाई सीमोस? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत। अब वीडियो देखिएगा, उसमें सीमोस बता के निकल भी गया कि बस हाँ जो ऑप्शन है वो सही हो गया। तो चीजें क्लियर जब तक नहीं होगा तो फिर फंस जाइएगा। और इस बार उम्मीद है कि क्वेश्चन थोड़ा सा साफ सुथरा रहे, जिसमें कि स्टूडेंट को उतना परेशानी ना हो, नहीं तो पता चले कंफ्यूज हो के परेशान, ठीक है। अब चलिए पांचवा ऑप्शन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। क्या है पांचवा क्वेश्चन, कि प्राइमरी डिफरेंस बताइए रोम और रैम में, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसको यहां पर दिखाते हैं, इसका पीडीएफ भी बना रखे हैं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान मत होइए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये। अब इसका क्या है भाई, देखिए पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी रोम का, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा का प्रकार क्या होता है, इसमें परमानेंट डेटा होता है रोम में, और इसमें टेम्पोररी डेटा होता है। वोलेटाइलिटी अगर देखें तो नॉन वोलेटाइल होता है रोम, और ये होता है वोलेटाइल, ठीक है, रैम। डेटा में बदलाव, ये रीड ओनली है तो आपको समझ में आ गया, रीड करेगा भाई, रीड ओनली रहेगा, इसमें रीड और राइट दोनों हो सकता है रैम में। अगर स्पीड की बात करें तो रोम जो होता है ये स्लो होता है और रैम फास्ट होता है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ चीज बताते हैं, रोम का काम क्या होता है, जो आप विंडो चढ़ाते हैं किसी पीसी में, बायोस में, फर्मवेयर जो सिस्टम प्रोग्राम जो होता है, ये यहाँ पे स्टोर रहता है रोम में, ठीक है। और रैम का काम क्या होता है भाई, आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं सिस्टम में इंस्टॉल करके, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, आपका क्रोम हो गया, ये सब अदर प्रोग्राम है, ये सिस्टम प्रोग्राम नहीं है। तो इसको चलाने के लिए आपको रैम की जरूरत होती है। ये क्या करता है, टेम्पोररी इसका डेटा स्टोर करता है। अब सोच के देखिए, अगर पीसी बंद होता है तो क्या होता है, मेरा जो प्रोग्राम चला हुआ रहता है, मान लीजिए फोटोशॉप ये सब जो चला के आप छोड़ते हैं, उसी टाइम बंद कर देते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो सब प्रोग्राम जब दोबारा ऑन करते हैं तो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, क्योंकि वो रैम में स्टोर होता है। और रैम क्या होता है कि जैसे आपने बंद किया पीसी को, रैम क्लीन हो जाता है, तो मतलब प्रोग्राम बंद। लेकिन अगर रोम भी क्लीन होने लगे तो क्या होगा, आपका विंडो
हर बार उड़ जाएगा, हर बार बटन दबाएं, चालू किए, चला, विंडो चढ़ाए, चल रहा है आपका, ठीक है। जैसे ही आप बंद करके फिर चालू कीजिएगा तो वहां से तो वो क्लीन हो जाएगा, मतलब कि आपका विंडो है ही नहीं, चलेगा कैसे? तो ये कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, रोम इज फास्टर देन रैम? नहीं भैया, रैम ज्यादा फास्ट है, ऑब्वियस सी बात है, रैम फास्ट है। रोम इज वोलेटाइल एंड रैम इज नॉन वोलेटाइल, जस्ट उल्टा बोल दिया है, ये भी गलत हो गया। अब देखो, रोम इज यूज फॉर डेटा स्टोरेज वाइल रैम इज यूज फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसमें आधा लाइन सही है, कैसे? रैम को हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन रोम को डेटा स्टोरेज के लिए नहीं करते हैं, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्टोरेज है ये, वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। तो रोम का यूज डेटा स्टोरेज के लिए नहीं होता, डेटा स्टोरेज के लिए तो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज कर लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, ये सब हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया, आधा सही आधा गलत है, इसको खत्म करते हैं। अब जो मेन 8वां मतलब डी लाइन है, डी में क्या बोला, रोम स्टोर परमानेंट डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल सही बात है। वाइल रैम स्टोर टेम्पोररी डेटा दैट कैन बी रीड एंड रिटेन, बिल्कुल सही है। तो ये अपना डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब छठे नंबर पे चल दे। छठा क्या कहता है, हाँ ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पंगा है, आप देखिएगा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पंगा है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाएगा ऑप्शन, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो में क्या किया, जो मन में एक ऑप्शन अपने मन से बना दिया, उसी को टिक मार के हाँ सही 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 हो गया। और बहुत सारे में हम ये भी देखें कि यहाँ नॉर्मली बोला है कि आप इसको एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। अब कोई के मैप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई जैसे बोला वैसे कर लो, काहे फालतू के मैप लगाना। चलिए अब इसको ऊपर करते हैं, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन ये है अपना। अब सिंपल सी बात है कि एसओपी फॉर्म यहाँ दिखा हुआ भी है, एसओपी फॉर्म में हमको सॉल्व करना है, मतलब कि हमको काम करना मिन टर्म पे, जहां जहां 1 है। 1 कहाँ है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हम बुलियन अलजेब्रा में बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल लॉजिक्स में पढ़ाए थे भाई, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके पुराना वीडियो देखिए, ये सब चीज पूरा क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहले कितने वेरिएबल है, 3। 3 का मतलब 2 का पावर 3 इक्वल टू हो गया 8, मतलब कि 8 लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ ऊपर लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है, और एक एफ लिख देते हैं, ठीक है। 8 लाइन बनेगा, कैसे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, कहानी खत्म, 4 लाइन कंप्लीट। अब फिर यहाँ आप 4 1 दे देंगे, फिर वही चीज रिपीट कर देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया। और अब हमारा क्या है, पहले नंबरिंग देते हैं, 0 1, पेन दूसरा ले लेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे तुम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर है। अब हमको क्या क्या बोला कि कहाँ कहाँ तुम्हारा 1 होगा, जहां जहां 1 होगा उसको पकड़ेंगे, बाकी को हमको क्या मतलब है। 0 पे 1 है, ठीक है भैया, और कहाँ है, 1 पे 1 है, बहुत बढ़िया, 2 पे 1 है, उसके बाद 3 पे 1 है, 4 को काट दिया, 4 को खत्म करते हैं, मतलब 0 है एक तरीके से, और उसके बाद 5 पे 1 है। बस इतना सा हमको लेना है। ये जो 5 टर्म है इसको पकड़ते हैं। 5 टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 0 वाला को पकड़ते हैं, ठीक है। 0 पे क्या है, ए बी सी, तीनों का वैल्यू 0 है, मतलब कि तीनों बार में आएगा, जहां 0 रहे उसको बार में लिखेंगे, ए बी सी तीनों बार। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक वाला वैल्यू ए बार बी बार सी, ए बार बी बार और सी, ठीक, अरे सॉरी, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ चलिए। फिर 2 नंबर का लिखते हैं, यहाँ प्लस का साइन देते चलिए। 2 नंबर पे क्या है, ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार, ठीक है। फिर चौथा क्या है, 3 नंबर, ए बार बी सी, ठीक है। और उसके बाद 5वां नंबर हमारा आ गया। 5 पे क्या है भाई, ए, यहां देखिए बी बार और सी, ए बी बार और सी, ये कहानी हो गया। अब समझने वाली बात क्या है, हमको कॉमन लेके चीजों को हटाना है। अब यहाँ पे देखिए, पेन दूसरा ले, बहुत मजा आएगा। यहाँ देखिए ये 2 टर्म को गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ सकता है, ए बार बी बार दोनों में कॉमन है, एक साइड कर लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, सी बार प्लस सी। सी बार प्लस सी क्या होता है, अगर आपको याद हो
तो ये हो जाता है अपना, खत्म हो जाता है, छूमंतर गायब। तो हम इन दोनों के टर्म से क्या निकल के आ गया अपने पास, सिर्फ ए बार बी बार आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे गौर से, गौर से देखिएगा, कहां गया भाई, यहां देखिए इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार बी कॉमन हो गया, सी पार डिफरेंस है ना। तो यहां से ए बार बी अगर कॉमन लेके सी बार और सी को कैंसिल कर दे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कर लिए कैंसिल भाई। अब क्या बचा, यहां बचा अपने पास ए बी बार सी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब गौर से देखिए, यहां पर भी अपना ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, या यहां से ए बार कॉमन लेके आप बी बार और बी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, या और कहीं पे कुछ ऑप्शन दिख जाए, ए बार रह गया यहाँ पे, इधर है ए बार ए बी बार सी। अब ऑप्शन में चलते हैं, ए बार बी बार मिल गया अपने को, ए बी बार भी मिल गया, ठीक है, ए बी बार सी, ए बी बार सी नहीं दिख रहा हमको कहीं पे, आपको दिख जाए तो अलग बात है, हमको नहीं दिख रहा। लेकिन एक बार इसको सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं, इन दोनों से ए बार निकाल लेते हैं, ठीक है, और बी बी से कट जाएगा, प्लस ए बी बार सी, ये भी ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, कैसे काम होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन में भी दिक्कत था। अगर आपको कुछ मिल रहा हो हमको बताइएगा, बहुत सारे वीडियो में कुछ से कुछ करके कर दिया है, समझ रहे हैं आप लोग, कहिएगा कि वो तो ऐसे पढ़ाया था, उसका छोड़िए, हम जो बता रहे हैं उस पर चलिए। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर खत्म हो जाना चाहिए था, अगर उससे एक स्टेप और नीचे जाए तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि इसमें है नहीं। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था लॉजिकल क्वेश्चन में, इनका दिक्कत नहीं है, मेन जहाँ पे नॉमेरिकल क्वेश्चन आया था 2023 में, वहां पे लगभग क्वेश्चन में दिक्कत किया था ये लोग, ठीक है। तो ये कहानी है 6 नंबर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अपना सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर, ठीक है, दो पॉजिटिव बाइनरी नंबर है, इज ये एंड देयर इज ए कैरी आउट ऑफ MSB, इट शुड बी डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट। सोच के देखिए, अगर आपको बोलता है इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर इज ये एंड देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम द MSB मतलब पहले तो LSB MSB समझिए, क्या पता हम इस इधर बनाए हो, सातवां का दिए, हाँ ठीक है, पहले MSB LSB समझते, MSB और LSB। ये अब पहले यहाँ पे 11001 ऐसे लिख देते हैं कुछ। अब गौर से देखिए, इधर से हम लोग देखते हैं चीजें, इधर से जो राइट हैंड साइड से जो आपको मिलता है ये होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, और यहां जो सबसे लास्ट में जो बिट होता है ना, ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि MSB। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम कोई भी क्या करते हैं, बाइनरी पॉजिटिव नंबर का एडिशन करते हैं, बहुत बढ़िया, मान लीजिए हम यहीं पर देख लेते हैं, 1101 कर दिए और यहां लिख दिए, क्या लिखे भाई, 0111। इसको गौर से देखिएगा, इसका जोड़ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 11 का 0 1 कैरी, फिर 110 1 कैरी 1, यहां पर भी 0 ही देते हैं, ठीक है, 11 इधर से एक कैरी गया था 0, फिर 1 1 1 0 और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी बच जाएगा। यही तो होता है सिंगल, कि और कुछ होता है बताइए। तो अगर 4 बिट का हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारा क्या लॉजिक रहता है कि भैया 4 बिट का ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि 5 बिट का आंसर दे देंगे। हमेशा ये रहता है कि जितना बिट का आप ऑपरेशन कर रहे हैं उतना बिट का ही आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हम जो पहले जो 4 बिट आया था इसको आंसर में लिखते हैं और बोलते हैं कि 1 कैरी बच गया, यहाँ पे यही चीज होगा। एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, 1 1 का 0 जोड़ कर रहे हैं, 1 1 का 0 एक बचा, फिर कैरी होके 1 1, फिर यहाँ पे 0 एक बचा, फिर 1 1 0 एक बचा, 1 1 0 और एक कैरी बच गया, ठीक है। अब 1 क्या है, यहाँ पे 1 कैरी है अपना,
ठीक है, 1 कैरी है। अब ध्यान देने वाली बात है, हमारा आंसर किस पे डिपेंड करता है। आंसर में हम क्या लिखते हैं, ये 4 लिखते हैं, 4 जो पहले आता है वो लिखते हैं। लास्ट पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, जो कैरी आउट रहता है, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन में भी वैसे ही बोला है, क्या बोला है, डिस्कार्ड द कैरी, हम कैरी को हटा देते हैं। पॉजिटिव बाइनरी एडिशन में कैरी को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर 4 बिट का ही होना चाहिए। तो जो अगर लास्ट में कैरी हमारा MSB में बच जाता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, ऐड द कैरी टू LSB। अब ऐसा कभी किए हैं कि ये जो 1 है इसको उठा के आप इधर लगा देते हैं, ऐसा कभी हुआ है, गलत हो जाएगा। ये सर्कुलर एडिशन में होता है, जहां पे चेक सम नॉट नॉर्मल बाइनरी एडिशन होता है ना, वहां होता है ये। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है ऐड द कैरी टू MSB। ऐसा किए हैं कि जब यहाँ पे कैरी आ जाता तो यहाँ पे 0 की जगह 1 रख देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसा किए MSB में, नहीं, परिणाम ही गलत हो जाएगा अपना। डी ऑप्शन सब्सट्रैक्ट द कैरी फ्रॉम MSB, क्या यहां से माइनस करते हैं, नहीं करते भैया, कभी नहीं किया जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन को आपको देखना होगा। जब आप ये चीज समझ जाइएगा कि हम बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। 7वां ऑप्शन अपना क्लियर हो गया। चलिए अब 8वें पे चलते हैं। अब देखिए, इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन यूज द सिंपल मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अलाइनिंग द डिजिट एंड प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब गौर से देखिए, 8वां का शायद हम किए नहीं है किए, बहुत बढ़िया। चलिए यही समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल मेथड से, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, अलाइनिंग द डिजिट एंड प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको समझिए। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला आपने को क्वेश्चन में कि जब हम बाइनरी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्टेप क्या होता है, प्राइमरी स्टेप क्या होता है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है बाइनरी का, जैसे 1 0 1 ऐसे कुछ लिख दिए, ठीक है, इसको गुना करना है सपोज 1 0 से, ये कहानी है। जब हम इसको लिखते हैं पहली बार तो कैसे लिखते हैं, 1 0 1 गुना का साइन देते हैं और यहाँ पे लिख दिए 1 0। अब ये देखिए गौर से, ये होता है ऊपर वाला मल्टीप्लीकेंट, ठीक है, और नीचे वाला होता है मल्टीप्लायर। बस इतना सा कहानी है, क्योंकि ऑप्शन में इसी तरीके का दिया था। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहला ऑप्शन करता है मल्टीप्लाई द LSB बाय द मल्टीप्लायर। अब LSB इसका ये 0 और मल्टीप्लायर से ही गुना करना है क्या, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला है मल्टीप्लायर, इसका हम लोग LSB लेते हैं। ऑप्शन समझिएगा, LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब कि पहला बिट। इसको किससे पहले, सबसे पहले गुना कर देते हैं ऊपर वाले के पूरे होल से, फिर इसको करते हैं ऊपर वाले के पूरे से, यही होता है ऑप्शन। तो अब यहां देखिए, ये बोला कि मल्टीप्लाई द LSB बाय द मल्टीप्लायर। LSB ये है, इसको बोल रहा है इसी से मल्टीप्लाई, पूरे मल्टीप्लायर से गुना कर दो। होगा क्या पॉसिबल, नहीं है भाई, गलत है, गलत हो गया। दूसरा है मल्टीप्लाई द MSB बाय द मल्टीप्लायर, कह रहा है कि जो MSB मतलब लास्ट वाला है ना, इसको मल्टीप्लायर से गुना कर दो, ये भी नहीं करते हम लोग, ये भी गलत हो गया। तीसरा बोला मल्टीप्लाई द LSB बाय द मल्टीप्लीकेंट, बिल्कुल है, मतलब कि जो पहला बिट है अपना लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा, जो पहला बिट होता है इसको पूरे मल्टीप्लीकेंट से गुना करते हैं, कहानी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। MSB LSB हम पिछले में बता ही दिए। मल्टीप्लाई द MSB बाय द मल्टीप्लीकेंट, इसको करते हैं क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप में ही इसको गुना कर देते हैं क्या ऊपर से, नहीं करते हैं, सबसे पहले हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को गुना करते हैं। तो ये हमारा डी आंसर भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना सही है। 8वां खत्म। चलिए 9वां का लिखें, हाँ बिल्कुल लिखें। अब चलिए यहाँ पे 9वां हम बताए थे आपको हमिंग कोड से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन प्रायोरिटी बिट्स एंड देयर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी इन हमिंग कोड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायोरिटी बिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कैसे डिपेंड करता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी में, ठीक है, हमिंग कोड में। तो इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमिंग कोड एक एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक है, पहले बता चुके हैं आपको, जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में 1 बिट एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी बिट्स होता है और एक डेटा बिट्स होता है। प्रायोरिटी बिट्स कैसे होता है, 2 के पावर में होता है। तो मतलब 2 के पावर मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 0 रहेगा तो 1 पे, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4,
2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16 ऐसे करके बढ़ेगा। और इस बीच में जहां जहां खाली दिख जाए आपको वहां वहां डेटा भरना रहता है। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा है, प्रायोरिटी बिट्स का डिस्टेंस का मतलब क्या है। प्रायोरिटी बिट्स के बीच की डिस्टेंस, दूरी का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन के बीच का इंटरवल। जैसे P1 और P2 पास है जबकि P1 और P8 काफी दूर है, ये प्रायोरिटी बिट्स है। क्या क्या प्रायोरिटी बिट्स होता है, P1 P2 P4 P8, ये प्रायोरिटी बिट्स है। अब देखिए P1 और P2 में डिस्टेंस नहीं होगा, P1 और P8 में काफी अच्छा डिस्टेंस होगा। अब सोचिए जब प्रायोरिटी बिट्स पास पास होती है तो क्लोजर, तो वे कुछ सेम डेटा बिट्स को कवर करती है। अब मान लीजिए ये पास पास है तो इसके आसपास का जो डेटा बिट्स है ये दोनों एक ही डेटा को कवर कर सकता है। तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन है वो ओवरलैप करने का चांस रहता है, मतलब पास होने पे। लेकिन अगर ये दूर दूर है, मतलब P1 और P8 की बात करें, ये दूर है, इसके बीच में जो डेटा होगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ डेटा को ये कवर कर लेगा, कुछ डेटा को P1 कवर कर लेगा, तो यहाँ पे ओवरलैप होने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि जितना ज्यादा दूरी होगा प्रायोरिटी बिट्स के अंदर बीच में, उतना करेक्शन और जो डिटेक्शन है वो अच्छा होगा। अब ऑप्शन समझते हैं। क्लोजर प्रायोरिटी बिट्स प्रोवाइड हायर एरर कैपेबिलिटी, मतलब कि जो चिपका हुआ है, मतलब पास पास जो प्रायोरिटी बिट्स है वो उसमें हायर करेक्शन कैपेबिलिटी होता है। गलत है, ये पास पास वाले में ओवरलैपिंग का चांस बढ़ जाता है, इस कारण से ये गलत है, यहाँ पे करेक्शन की संभावना ज्यादा नहीं रहती। फिर क्लोजर प्रायोरिटी बिट्स प्रोवाइड लोअर एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, इस कारण से जो करेक्शन की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन अपना सही है। डिस्टेंस हैज नो इम्पैक्ट, ये कह रहा है कि डिस्टेंस से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, दूर रहो पास रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, डिस्टेंस का बहुत असर पड़ता है। फिर है पोजिशन ऑफ प्रायोरिटी बिट्स इज इरिलीवेंट, पोजिशन की हमें कह रहा है कि इरिलेवेंट है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। भाई पोजीशन से कैसे मतलब, पोजीशन से ही तो हमको पता चलता है हमिंग कोड में कि पोजीशन ही तो चेंज होता है, तभी तो हमको एरर का पता चलता है। पोजीशन से तो पता चल करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोड वहां पे भेजने में, हमिंग कोड हम पढ़ाए थे पूरा अच्छे डिटेल से, तब वहां पे हमिंग कोड में देखते थे कि पोजीशन कहाँ क्या है, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग फिर बिट चेक करते थे। जहां पे बिट में कुछ एरर आता था तो हम उसके पास वाले जो प्रायोरिटी बिट्स होता था उससे कंपेयर करके चीजें निकालते थे कि हाँ कौन सा बिट हमारा गलत पहुंचा है। किए थे, आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, ये चीज पढ़ा रखे हैं। तो ये इरिलेवेंट वाला तो बात ही नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है कि अगर क्लोजर होगा प्रायोरिटी बिट्स तो जो एरर करेक्शन कैपेबिलिटी है या डिटेक्शन कैपेबिलिटी है ये दिक्कत करेगा। चलिए अब क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था अपना 9वां, 10वां 11वां शायद हम यहीं बता दिए हैं। ठीक है, बस देखिए, टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड, इसमें तो कुछ आंख बंद करके एकदम लगाना है, जहां पर ग्रे टू बाइनरी या बाइनरी टू ग्रे आए वहां पे जोर मारिए, बस इतना दिमाग रखिए, जोर मारना है बस। इस ऑप्शन में जोर यहां था, जोर मार दी, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जोर का ऑपरेशन होता है तभी ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे का फॉर्मेशन हम लोग कर पाते हैं, कई बार बता रखे हैं, और पिछला जो टेस्ट हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन था। चलिए 11वां क्वेश्चन है अपना, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररी होल्डिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब सोच के देखिए क्या बोला कि विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररी होल्डिंग डेटा। अगर कहीं पर भी डेटा को होल्ड कर रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मेमोरी होगा ना गुरुदेव, कि नहीं होगा। कोई भी चीज अगर अपने अंदर कोई डेटा रखता है तो मेमोरी होगा तभी डेटा रख पाएगा वो। ठीक है, चाहे रैम हो रोम हो कोई भी हो, मेमोरी कंपोनेंट है तो अपने अंदर वो डेटा रख रहा है। अब सोच के देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एएलयू ये लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डेटा नहीं रखता। सी मेमोरी, मेमोरी है तो भैया ये डेटा रखेगा ही रखेगा, बस बात खत्म, आंसर यही सही होगा। फिर है डी नंबर, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डेटा कहाँ रखता है, वो तो जो आप
कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलना है वो देता है, चाहे वो आपका स्क्रीन हो। स्क्रीन पे क्या दिखता है, मेमोरी खुद का नहीं है, ये तो अंदर से जो प्रोसेस होकर डेटा शो करवाना है वो होता है। या प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर से जो डेटा निकलता है वो अपने अंदर कुछ थोड़ी रखता है, तो आउटपुट डिवाइस भी नहीं होगा, तो मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द विड्थ ऑफ द डेटा बस टिपिकली मेजर इन अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। अब इसको देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। अरे दादा नीचे आओ। हाँ, देखिए डेटा बस एक ऐसा समूह ग्रुप होता है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा बिट को यानी डेटा को ट्रांसफर एक साथ ट्रांसफर करता है। उदाहरण के लिए अगर डेटा बस की चौड़ाई 8 बिट है तो एक बार में 8 बिट डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अगर 16 बिट है तो 2 मतलब 16 बिट होगा यानी 2 बाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई क्वेश्चन देखो क्या बोला कि हाउ इज द विड्थ ऑफ डेटा बस टिपिकली मेजर इन ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। जो ये विड्थ है ये किस में हम टिपिकली मेजर करते हैं, बिट्स में करते हैं। नॉर्मली बोलने में भी आ जाता है कि 8 बिट का, 16 बिट का बोलते हैं ना। बाइट सुनते हैं क्या, नहीं सुने होंगे। किलो बाइट सुन के भी सुनते हैं, नहीं। जहां बस की बात आती है तो बिट ही सुनते हैं, तो बिट हो जाएगा आंसर, बात खत्म है। अब देखिए इन किलो बाइट मतलब केबी, यह मेमोरी कैपेसिटी की इकाई होती है, ये मेमोरी का होता है। मेगाहर्ट्ज ये क्लॉक स्पीड फ्रीक्वेंसी का इकाई होता है। इन बिट्स बिल्कुल सही, बस बिट्स को बिट में मापा जाता है। इन एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन से जुड़ा डेटा बस से कुछ नहीं है, ठीक है, यह एड्रेस बस से जुड़ा है और ये डेटाबेस से नहीं है रिलेटेड। हमारा क्या है, बिट है डेटाबेस से रिलेटेड, बिट में नापते हैं। और जहां बाइट की बात आएगी, किलो बाइट हो गया, एमबी हो गया, ये सब मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। चलिए आज बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं क्या रे भैया, हमको भी लग रहा है कि स्लो पढ़ा रही है मैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 13 का फिर यही बताना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, कैसे। माइक्रो कंट्रोलर फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। व्हाट इज टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब सोच के देखिए, कहा कि माइक्रो कंट्रोलर जो है ना एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है, बहुत बढ़िया। हमको बताइए कि टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव क्या होता है भाई, ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री, कार हो गया, यही सब तो हुआ ना। इसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहां होता है, ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर। अब सोच के देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है, हटाइए इसको। यहाँ क्या होगा, कार से रिलेटेड है तो कार से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो कंफ्यूज करेंगे हम। अब देखिए इंटरटेनमेंट सिस्टम इज एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात कर दिया भाई, इंटरटेनमेंट सिस्टम कोई मतलब है इसका, नहीं है, हटाइए। इंजन कंट्रोल इन कार, बिल्कुल है, माइक्रो कंट्रोलर से आप इंजन को कंट्रोल करने में वहां पे एप्लीकेशन में यूज करते हैं। कार में, कार की बात आ गई, अगर 2 ऑप्शन रहता है कार में तब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ ऑप्शन ही नहीं था, एक ही था कार का ऑप्शन। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, कार है भैया, उसका मारिए निकलिए। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ये अलग ही धुन में सवार है। वेदर फोरकास्टिंग का कहां से लॉजिक आ गया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, है क्या कोई सिस्टम, नहीं है, तो ये भी गलत है। 14 नंबर, विच डेटा स्ट्रक्चर ऑप्शन रिजल्ट इन अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्पीड ऑफ ऑपरेशन। सोच के देखिए, हम आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताए थे। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए मेमोरी का उपयोग करना, यानी अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस दें तो हम कुछ कार्य जैसे सर्च, इंसर्ट, लुकअप बहुत तेज कर सकते हैं, इसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहते हैं, बात खत्म। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी देने की बात कर रहे हैं, क्या है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्पीड ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि मेमोरी डायनेमिक होगा और एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं, यही लॉजिक है। अब एरे क्या करता है, एरे का पहले ही फिक्स हो जाता है, डायनेमिक तो है ही नहीं मेमोरी, ये तो पहले फिक्स कर देते हैं भाई कितना मेमोरी चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लिंक लिस्ट, मेमोरी तो इसका डायनेमिक होता है पर ट्रेड ऑफ नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी जोड़ देंगे तो ये स्पीड बढ़ा देगा, नहीं होगा ऐसा। मेमोरी इसमें डायनेमिक है, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन उससे स्पीड ये सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। हैश टेबल, हैश टेबल ही एक ऐसा ऑप्शन है
स्पीड बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी का उपयोग करते हैं, सोच के एकदम याद रखिएगा ये। फिर आया स्टैक। स्टैक जो है लीनियर स्ट्रक्चर है, मेमोरी ट्रेड ऑफ इसमें होता नहीं है, ठीक है। हैश टेबल का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ से। 15 वाला का क्या किए हैं, 15 वाला बताना पड़ेगा, ठीक है। विच टर्म रेफर टू strategy of optimizing an algorithm to use of resource obtained by making sacrifice in one aspect for improvement in other। 15 नंबर क्या कह रहा है कि भैया ऐसा चीज, किसी चीज को पाने के लिए दूसरा चीज को छोड़ देना, मतलब एक चीज को अगर हमको चाहिए तो दूसरा चीज का सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसा कहां होता है? तो ये होता है अपना कहां पे, ट्रेड ऑफ में। कैसे होता है ये समझिए, एक एक ऑप्शन समझते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब ही होता है किसी चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का कुछ हिस्सा छोड़ देना, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। मतलब एक रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए दूसरे रिसोर्स को कॉम्प्रोमाइज करना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग नाम लिखा हुआ, इसका मीनिंग समझते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम, ये क्या करता है, हर स्टेप पे लोकली बेस्ट चॉइस लेता है, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इसका नहीं करता, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्क्रो, ये क्या करता है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में बांट देता है, तो यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस वाली बात तो हुई नहीं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को स्टोर करके इफिशिएंसी बढ़ाता है, यहां पर भी छोड़ने वाली बात नहीं हुई। ट्रेड ऑफ, एक रिसोर्स घटाकर दूसरे को बेहतर, मतलब यहाँ पे मल्टीपल है तो एक रिसोर्स को कम कर दिया, दूसरे को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड ऑफ आपका आंसर हो जाएगा। अब है 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कहता है कि कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन अलाउ फॉर अ मोर नॉन्स एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बिहेवियर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन। अब देखिए 16 का जो है ना, 16 और 17 दोनों क्वेश्चन जो है ना ये एल्गोरिथम से रिलेटेड है, और एल्गोरिथम ऐसे काम आपको समझाने से समझ में आएगा नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। तो एल्गोरिथम को हम और अच्छे से, अभी तो डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ी बताए थे हम, अब आपको अच्छे से, टाइम तो है अपने पास, तो एक प्रॉपर वीडियो एल्गोरिथम का बता देंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इससे पूछेगा आपको, तो वहां पे चीजें शॉर्ट, जैसे के मैप का अलग से बना दिया था, आधा घंटा में समझा दिया था, वैसे एल्गोरिथम का एक अच्छे से बना देंगे मेन टॉपिक पे। जैसे ये है, इफ एन एल्गोरिथम बिहेवियर इज बाउंडेड बाय OFN इफ GN नोटेशन, ये सारा चीज जो है ना, ये सब चीज हम एक वीडियो में पूरा एल्गोरिथम समझा देंगे। 16 और 17 को इग्नोर कीजिए अभी के लिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, टू रेकरेंस इक्वेशन Tn इक्वल टू Tn/2 + 1 रिप्रेजेंट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विच एल्गोरिथम पैराडिग्म। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि n/2 हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाला चीज हम आपको बताए थे, फिर भी इसका डिफिनेशन अगर डिटेल में देखिएगा तो ये होता है। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को आधे हिस्से में बांटकर हल करना, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है Tn को क्या किया है, n/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। ग्रेडी एल्गोरिथम क्या करता है, लोकल बेस्ड चॉइस पे काम करता है, आधा पूरा करने का यहाँ मतलब ही नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है। ब्रूट फोर्स होता है, हर संभव समाधान आजमाता है ये, यहाँ पे आधा अधूरा कुछ नहीं करता। तो आधा वाला बात कहाँ आता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर में, नाम से ये डिवाइड मतलब कि कर दिया टुकड़ा, तो बस आपका ये सही हो जाएगा। 19वां नंबर, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर इज एन एल्गोरिथम पैराडाइज दैट सॉल्व प्रॉब्लम बाय, वही चीज है, कहाँ गया भाई, रिकर्सिव सॉल्विंग सब प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 19 नंबर में, ऑप्शन क्या है, इरिटेटिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, लूप से हल करना, ये रिकर्सन नहीं है, सीधी सी बात है। अगर लूप से सॉल्व करते हैं तो ये रिकर्सन नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का असली सिद्धांत यही है, ठीक है ना। रिकर्सिवली में खुद को कॉल कर करके वो डिवाइड करते गए और सॉल्व करते गए, ये चीजें, ये सही हो जाएगा आपका। यूजिंग ह्यूरिस्टिक टू फाइंड सॉल्यूशन, ह्यूरिस्टिक मतलब अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ठीक है, एग्जैक्ट टेक्निक नहीं, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन चीजें लेके काम करें। फिर आता है ग्रीडी, ग्रीडी में आपको बताया लोकल बेस्ड चॉइस चुनता है ये। 19 नंबर का क्या है भैया, 19 हो गया आपका, 20 पे चलते हैं। 20, ए थ्रीडेड बाइनरी ट्री इज द बाइनरी ट्री इन विच, अब ये देखिए
ईच नोड हैड 2 चिल्ड्रेन, ये एक बाइनरी ट्री के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, 2 चिल्ड्रेन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर चिल्ड्रेन 2 नहीं होता है तो वहां पे नल वैल्यू पास हो जाता है, तो ये चीज भी आपका गलत हो जाएगा, ये हर बाइनरी ट्री के लिए जरूरी नहीं होता है। हाँ, ये भी एक टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर, देखिए कुछ कुछ टॉपिक जो है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में एक दो चार टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग सेपरेट छोटा छोटा 15-20 मिनट का वीडियो बना के डालना पड़ेगा हमको, ठीक है, और एक एल्गोरिथम का डालना पड़ेगा। बाकी जो 3 टॉपिक उधर बचे हुए टीओसी ये सब तो है, वो तो डालना ही है। ईच नोड हैज एट मोस्ट 1 चाइल्ड, अब देखिए ये स्पेशल ट्री जैसे स्विक ट्री में हो सकता है, लेकिन थ्रेडेड में नहीं होता है ऐसा कि हर ईच नोड हैज एट मोस्ट 1 चाइल्ड होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है थ्रेडेड में। ईच नोड हैज इज कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट, अब देखिए यह पेरेंट पॉइंटर ट्री कहलाएगा, थ्रेडेड नहीं। ईच नोड हैज अ थ्रेड कनेक्टेड टू इट्स प्रोसीडर एंड सक्सेसर, मतलब कि प्रोसीडर मतलब क्या होता है कि जैसे ये ट्री है, इसके नीचे वाला प्रोसीडर और सक्सेसर, प्रीडिसर और सक्सेसर, तो इस तरीके का जो इसमें प्रीडिसर भी है और सक्सेसर भी है, यह थ्रेडेड ट्री की परिभाषा है, ठीक है। अब ट्री वाला भी सेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्री है, और एक था ग्राफ, ग्राफ में भी थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें अच्छे से और समझाना पड़ेगा, तो ये सब चीज हम और आगे करेंगे। अब घबराइएगा नहीं, अच्छा खासा टाइम है, 17 तक थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे, 17 से आपको दबादब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि 27 तक मान के चलिए आपका एकदम गर्दा मचा देंगे, 27 से 25 तक ही गर्दा, छठ से पहले आपको निपटा उपटा के 2-4-5 दिन का टाइम एक्स्ट्रा ही दे देंगे, तो परेशान मत होइएगा। फिर 21 नंबर, 21 में क्या कहता है भाई, विच ट्रावर्सल एल्गोरिथम इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, चलिए चलते हैं। ऑप्शन क्या है, डीएफएस, डीएफएस जो है ना स्टैक या रिकर्सन से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, बीएफएस में ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च, इस तरीके से होता है। फिर है क्यू से इंप्लीमेंट होता है, और बोथ डीएफएस एंड बीएफएस दोनों स्टैक से नहीं चलते, गलत है गलत है, नेदर डीएफएस और बीएफएस। हाँ, डीएफएस बीएफएस भी आपको सही तरीके से शायद नहीं समझ में आया होगा, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। कह तो रहे जो मेन है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ कुछ पॉइंट है, उसको अपने को अच्छे से कवर करना है। कवर हो चुका है क्या, सीएन हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में अब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, डीबीएमएस में कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटल लॉजिक में भी हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, अब डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर में ठीक से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक से मतलब कि ऐसे पढ़ाए तो ठीक से ही है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हमको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेंगे। अब क्या है भाई, 22 नंबर, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ एज दैट पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी इज डिनोटेड एज, तीर से डिनोट करते हैं भाई, कहाँ गया पेन, ऐसे लिखते हैं, अगर ये लिखे ना ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, इसको क्या करते हैं, ए और बी कोमा देके ब्रैकेट में कर दिए, इसका मतलब हो गया ए टू बी डायरेक्टेड है। अब इसको यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, ऐसे होता है। ऑप्शन में देखिए ये क्या था क्वेश्चन, डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है। डायरेक्टेड ग्राफ एज कैसे होता है, ए तीर बी, ये दर्शाता क्या है कि एज ए जो है ना बी को दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये सही है अपना। इस वाले ब्रैकेट को यूज नहीं कर, ब्रैकेट नोटेशन ग्राफ में प्रचलित नहीं है ये वाला, ठीक है, हम ऐसे वाला काम करते हैं। फिर ये वाला कभी कभी थ्योरेटिकल टेक्स्ट में प्रयोग होता है पर स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको भी हम लोग गलत ही मानेंगे। जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम क्यों इसको इग्नोर वो लेके चले। फिर ये वाला भी अनडायरेक्टेड में ये वाला भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अनडायरेक्टेड एज के लिए होता है, हमारी बात यहाँ डायरेक्टेड एज की हो रही है, तो डायरेक्टेड एज में ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर में सही हो जाएगा। सेपरेट चेनिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग कोलिडेड एलिमेंट इन अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर टिपिकली इन, अब देखिए ये कहाँ गया, गौर से देखिए, लिंक लिस्ट ऑप्शन में प्रत्येक हैश इंडेक्स पर कोलिजन को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। हैश इंडेक्स कैसे, हैश टेबल कैसे काम करता है, हैश एल्गोरिथम जो होता है कैसे काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपको बताए थे। एक इंडेक्सिंग निकाला जाता है और उस इंडेक्स पे डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, एक ही इंडेक्स पे 2 डेटा मैच करने लगते हैं, तो कोलिजन होता है। तो उस कोलिजन के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट
हैश में लिंक लिस्ट वाला यूज करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया। सेपरेटिंग चेनिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग कोलाइडेड एलिमेंट इन सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर, क्या होगा, लिंक लिस्ट। बाकी ऑप्शन क्या है, एरे। एरे स्टैटिक होता है, हैश टेबल में आ ही नहीं सकता। स्टैक लिफो ऑर्डर रखते हैं, हैश कोलिजन के लिए उपयुक्त नहीं है ये। फीफो क्यू जो है फीफो ऑर्डर रखते हैं, हैश कोलिजन के लिए भी नहीं है। हमको तो ऐसा चाहिए डायनेमिकली कहीं पे घुसेड़ दे, तो वो लिंक लिस्ट ही कर सकता है भाई, तो बस हो गया। 24 विच कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व प्लेसिंग कोलाइडेड एलिमेंट इन द नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट इन हैश टेबल। अब वही चीज कि जहां कोलिजन होगा, यानी कि दोनों दो जो डेटा है एक ही इंडेक्स पर जाना चाहेगा, तो वहां पे कोलिजन हो गया, टकरा गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अलग अलग इसको सॉल्यूशन होता है, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, सेपरेटिंग है, डबल हैशिंग हो जाता है। सबका अलग अलग मीनिंग है, मीनिंग देख लेते हैं, उससे समझ जाएगा। ये बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें कि नेक्स्ट बिट पे हम धकेल देते हैं उसको, तो देखते हैं भैया कहाँ पे किसका मीनिंग क्या है, खुद ही समझ आ जाएगा। हैशिंग में हर की को एक इंडेक्स वैल्यू होता है, मैप किया जाता है। अगर दो या अधिक की का हैश इंडेक्स समान हो जाता है उसको कोलिजन बोलते हैं, सिंपल सी बात। उसी कोलिजन को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीका है, जैसे लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग क्या करता है, कोलाइडेड एलिमेंट को अगला कोई खाली स्लॉट होगा जो पहला स्लॉट मिलेगा उसमें डाल देता है, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक क्या करता है कि डायरेक्ट अगले वाले पे नहीं डालता, ये कैसे डालेगा, a का पावर 2, मतलब पावरिंग क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में चलता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट स्लॉट 1 पे खाली मिला या 2 पे खाली मिला, वहां ना भर के ये 4 पे भर दिया, तो बीच में डेटा खाली रह सकता है, स्लॉट खाली रह सकता है। ये कहाँ पे हो सकता है कि एकदम नेक्स्ट ही खाली स्लॉट पे डालना, ये लीनियर प्रोबिंग में होता है, ठीक है, ये सही हो गया। क्वाड्रेटिक गलत है। सेपरेट चेनिंग कोलिजन को लिंक लिस्ट में रखता है, ये अलग ही कहानी हो गया है। डबल हैशिंग में दूसरा हैश फंक्शन स्लॉट पोजीशन तय करता है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वाले स्लॉट में सिर्फ एक ही लीनियर प्रोबिंग डालता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हैशिंग तो हम बताए थे। 25वां ऑप्शन, इन द टावर ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम विद एंड डिस्क हाउ मेनी मूव्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए टावर ऑफ हैनॉय का क्वेश्चन एक आ सकता है, एक बार ही शायद पूछा है ये इसी वाले में, इसके बाद पूछा नहीं है, या कहीं हमको दिखेगा तो फिर सोचेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं टावर ऑफ हैनॉय होता है क्या है। देखिए इस तरीके का 3 डंडा रहेगा, ठीक है, ए बी सी। काम क्या कहता है कि ए में ये पूरा अरेंजमेंट है, पहले बड़ा उससे छोटा ऐसे करके कुछ एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इसको ना सी में सेम टू सेम अरेंज करना, लेकिन बी का उपयोग करके। कंडीशन क्या क्या है कि एक बार में एक ही गोल चक्का जो है निकलेगा, ठीक है, और जब चक्का निकलेगा रखा जाएगा तो हमेशा कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए कि हमेशा एक चक्के के ऊपर जो दूसरा चक्का आएगा वो उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मेन कंडीशन इसका यही है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमको यहां तक पहुंचना है, सबको एज इट इज यहां तक उठा के रखना है। उसमें क्या, अगर मान लीजिए ये जो चक्का है इसका संख्या n है, तो हम कितना बार इसको चेंज करेंगे, इधर से उधर करेंगे, जिससे कि हमको ये चीज मिल जाएगा सेम टू सेम सी पे। ये कैसे होगा, अगर हम n बार ही करते हैं, मतलब अगर 5 चक्का है, 5 बार में क्या यहां तक पहुंचा देंगे, सिंपल सी बात है, नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए एक बार आप इसको यहां उठा कर रखे, 2 को फिर यहां उठा कर रखिएगा, या 2 को यहां रखेगा, 2 बार तो ऐसे चला गया, ठीक है। अब 2 जो है ये बड़ा है, इसके नीचे 3 और है, समझ गए। 5 बार में कैसे होगा, बहुत कम आपके पास चाल बचेगा, ये तो ऐसे खत्म हो गया। 2n मतलब कि 5 है तो 10 बार, ये भी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-1, याद कर लीजिएगा, 2 का पावर n-1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। इसको जब प्रैक्टिकली आप कीजिएगा, आप एक बार रीजनिंग में कीजिएगा सॉल्व, ठीक है। बस हैनॉय ट्री का यही मीनिंग होता है कि 3 पोल है, एक पोल पे पूरा अरेंजमेंट है, कुछ चक्का रखा हुआ है और अरेंजमेंट में रखा हुआ है। इस अरेंजमेंट को सेम टू सेम सी तक पहुंचाना बी की मदद से, एक बार इसमें डाले या इसमें नहीं भी डाले, ऐसे डालते डालते इधर उल्टा करते पड़ते यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए एकदम उसी अरेंजमेंट में। और हमेशा जब भी हम चेंजिंग करेंगे इधर से उधर, तो कभी भी बड़ा वाला चक्का छोटे के ऊपर नहीं आएगा,
ये हमेशा ध्यान रखना है, इस कंडीशन को फुलफिल करना है। ये फुलफिल करते करते हमको यहाँ तक पहुंचाना है। इसका फॉर्मूला ही होता है 2 का पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला पे ये आपका सेट हो जाएगा अगर सही तरीके से कीजिएगा तो। यही आंसर था। 26, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिकर्सन इन्वॉल्विंग रिप्लेसिंग रिकर्सन फंक्शन कॉल विद। अब रिकर्सन को हटाने, रिमूव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, बस देखते हैं भाई 26 में क्या है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन मोर रिकर्सिव फंक्शन कॉल, रिकर्सन को खत्म करने के लिए और रिकर्सन लगाना, कहाँ का लॉजिक है? मतलब कि मच्छर को मारने के लिए और मच्छर बुला ले, सही लग रहा है क्या? ऐसे गलत हो गया। लूप्स, अब आपको बताए थे जब हम पढ़ा रिकर्सन बता रहे थे तो यहाँ पे पढ़ाए थे कि रिकर्सन मतलब क्या है, रिपीटेटिव कॉल होना, कोई भी प्रोग्राम में रिपीटेटिव कॉल होना, उसको हटाने के लिए हम लूप लगा देते हैं। लूप में एक कंडीशन दे देते हैं कि ये कब तक तुम कॉल करोगे सेम फंक्शन को, कोई एक कंडीशन देते हैं कि इसका वैल्यू जब तक इतना ना पहुंच जाए तब तक कॉल करते हैं। तो लूप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिकर्सन को खत्म करने के लिए, नहीं तो वो कॉल करता रहेगा। ठीक है। एडिशनल मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी से तो कोई मतलब ही नहीं है इसको, ये तो रिकर्सन का मतलब है कॉल करना। कॉल वाला फंक्शन मेमोरी से कहां लेना देना है, इसको भी खत्म कीजिए। नो नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल, पॉसिबल टर्म है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन हमको कंडीशन तो पता होना चाहिए। कंडीशन के लिए एक प्रॉपर हमारे पास सिंटेक्स होता है लूप का फंक्शन, तो क्यों ना हम लूप चलाएं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर जो है ना वो लूप है। 27 नंबर पे चलते हैं। A formal model of protection in an operating system provide, प्रोटेक्शन के लिए फॉर्मल मॉडल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखते हैं भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन मॉडल का उद्देश्य क्या होता है कि कौन सा यूजर या प्रोसेस किस रिसोर्स को, चाहे वो फाइल हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तक पहुंच सकता है। तो इसको निर्धारित करना और सुनिश्चित करना कि अनऑथराइज लोग ना वहां तक पहुंच जाए। ये कौन करता है भाई? ऑप्शन है अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। बस यहाँ रिसोर्स एलोकेशन की बात हो रही है, यहाँ ऑप्शन में भी रिसोर्स एलोकेशन है तो हम मार देंगे, तुक्का में भी लगा सकते हैं। यह प्रोटेक्शन मॉडल का सही उद्देश्य है। दूसरा है गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में प्रोटेक्शन वाली चीज कहां से आ गई? ये तो हो गया कि आपको दिखेगा कैसा, तो कोई मतलब ही नहीं है। मेथड फॉर ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, प्रोटेक्शन वाली इसमें भी बात नहीं है। टेक्निक फॉर इंप्रूविंग सीपीयू यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन वाला भी बात नहीं है। ये सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट है कि किसको कितना मेमोरी मिलना चाहिए, नहीं वो वाली चीजें हैं, है ना, किसको कब किससे काम करवाना, वो वाली सीपीयू शेड्यूलिंग की बात है। सॉरी, मेमोरी वाला नहीं, मेमोरी तो ऊपर हो गया, शेड्यूलिंग का कौन सा काम पहले करेगा कौन सा, ये वाली चीज है। इसमें आपका प्रोटेक्शन वाली चीज नहीं। प्रोटेक्शन तो वहां होगा कि जहां पे अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है उसको पकड़ना, वो चीज कहां होगा? वो होगा रिसोर्स एलोकेशन में, कि किसको ऑथोरिटी देना है किसको नहीं देना। 28वां देखिए, 28वां क्या है क्वेश्चन भाई? इन ऑपरेटिंग सिस्टम बफर कैसे इज यूज टू, बफर कैसे किस चीज के लिए यूज होता है? बफर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेमोरी एरिया होता है जो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जहां रिसेंटली एक्सेस डिस्क ब्लॉक या फाइल को टेम्पोररी रूप से स्टोर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिस्क इनपुट आउटपुट को तेज करना। अब यहाँ ऑप्शन क्या है? स्टोर फाइल इन मेमोरी, सभी फाइल्स नहीं, केवल फ्रीक्वेंटली यूज कॉपी रखी जाती है मेमोरी में। गलत हो गया ये, हमको तो क्या चाहिए? बफर कैसे का मीनिंग चाहिए ना। स्टोर कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज फाइल इन मेमोरी, सही बफर कैसे का कार्य ये फ्रीक्वेंटली जो यूज हो रहा है उसको बफर कैसे में रख दो, जिससे कि हमको बार बार उस चीज को नहीं करना पड़े। ठीक है, स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, कर्नल को यहां पे नहीं रखा जाता भाई, इसको अलग जगह कैसे में रख देंगे कर्नल को, फिर तो उड़ ही जाएगा। स्टोर इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को डिवाइस स्टोर नहीं होता, उसको डेटा ब्लॉक कैसे में होता है। ठीक है ना, ये चीज भी नहीं होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 29वां नंबर क्या कह रहा है भाई? फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड। फाइल मैनिपुलेशन मतलब क्या हो गया कि मतलब उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यही सब तो करेंगे ना। ऑप्शन देख लीजिए, वैसे हम पीडीएफ भी बना दिए हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनिपुलेशन का मतलब क्या होगा कि फाइलों के साथ
जो बेसिक कार्य होता है वो करना। क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं आप, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, यही सब चीज। तो ये वाला कहाँ है अपना ऑप्शन, एलोकेटिंग मेमोरी टू फाइल, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। असाइनिंग फाइल नेम टू प्रोसेस, फाइल नेम प्रोसेस से फाइल नेम प्रोसेस करने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लोडिंग फाइल इनटू सीपीयू रजिस्टर, ये भी गलत है। मेन फंक्शन क्या है, रीडिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग फाइल कंटेंट, बिल्कुल सही है ये। मैनिपुलेशन तो यही हुआ ना भाई। 30 नंबर का देखते हैं, 30 नंबर क्या बोला, द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, ये होता है, पहला ऑप्शन देखिए, एलोकेटिंग मेमोरी ऑफ फॉर प्रोसेस, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। अब देखिए जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ना, अगर वीडियो कंटेंट वाला वो पेड वाला होगा तो उसमें भी ऐसे ही सारा सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व होगा, ऐसे नहीं कि कुछ से कुछ सॉल्व, यही इसी तरीके से होगा, एकदम इजी वे से, मुझे 2 घंटा लग जाए 3 घंटा लग जाए वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे ही करेंगे और पीडीएफ भी मिलेगा। अब मैनेजिंग द फाइल सिस्टम, मतलब द फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का कार्य होता है, अभी अब पढ़े, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है, यही तो है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का असली कार्य। एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेस, ये सीपीयू शेड्यूलिंग का काम है। अब देखिए एक एक करके सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि फाइल सिस्टम का क्या काम है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, एक ही क्वेश्चन से 4 चीज समझ में आ गया। अब है 31, लोड से रिलेटेड, प्राइमरी गोल ऑफ लोड कंट्रोल इज, लोड कंट्रोल का प्राइमरी गोल क्या होता है भाई, लोड कंट्रोल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका उद्देश्य होता है सिस्टम पर लोड को नियंत्रित रखना। अब जैसे नाम ही है लोड कंट्रोल, लोड नियंत्रित करेगा ताकि सीपीयू, मेमोरी और आईओ मतलब इनपुट आउटपुट जैसे संसाधनों का संतुलित और कुशल उपयोग हो सके। लोड कंट्रोल का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, सिस्टम में चल रही प्रोसेस के बीच सीपीयू टाइम को समान रूप में बांटना ताकि कोई भी एक प्रोसेस सीपीयू की पूरी तरीके से कब्जा न कर ले, ठीक है, और सभी प्रोसेस को फेयर एग्जीक्यूशन मिले। लोड कंट्रोल क्या करता है, किस हर प्रोसेस को चलाने के लिए लोड मैनेजमेंट करता है, सिंपल सी भाषा में यही चीज है। अब ऑप्शन देखते हैं, प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम रनिंग कंकरेंटली, यह मल्टी टास्किंग के विरुद्ध है, यह भी गलत हो जाएगा। अवॉइड, अगर हम ये देखिए पहला ऑप्शन फिर से समझाते हैं, प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम रनिंग कंकरेंटली मतलब एक साथ प्रिवेंट करेगा, रोकेगा प्रोग्राम को चलने के लिए, तो ये तो मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकता, एक बार में एक ही प्रोग्राम चलेगा, फिर तो यही गलत हो गया। अवॉइड कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस, कंटेक्स्ट स्विचिंग ओएस शेड्यूलिंग का हिस्सा है, लोड कंट्रोल का नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, इंश्योर द सीपीयू टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। लोड कंट्रोल कैसे करेगा, सीपीयू टाइम जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग प्रोसेस में, बस कंट्रोलिंग हो जाएगा लोड का, सही हो गया। मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ये मेमोरी मैनेजमेंट का वर्चुअल मेमोरी वाली बात, जहां मेमोरी मैनेजमेंट में घुस गए हम लोग, तो इसका कोई मतलब नहीं है लोड कंट्रोल से। 32 में, द पर्पस ऑफ पेज टेबल इन अ पेजिंग सिस्टम, पेज टेबल का क्या पर्पस होता है पेजिंग सिस्टम में, देखते हैं भाई। पेजिंग सिस्टम क्या होता है, यह पेजिंग सिस्टम में जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसे वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस में लोड किया जाता है, लेकिन असली डेटा जो है रैम में फिजिकल एड्रेस पर होता है। अब पेज टेबल क्या होता है, पेज टेबल जो है इस मैपिंग को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे, पेजिंग सिस्टम में प्रोग्राम चला, उसे वर्चुअल मेमोरी एड्रेस में लोड किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो असली डेटा होता है ना वो रैम में स्टोर होता है फिजिकल एड्रेस पे। पेज टेबल क्या करता है, इसको मैपिंग करता है, मतलब कि मैपिंग को मेंटेन करने का काम करता है, ये जो रैम और वर्चुअल मेमोरी का जो तालमेल है ना, इसको मैपिंग करता है। पेज टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ओएस और एमएयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के साथ मिलकर काम करता है। इसका कार्य होता है वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना, हर पेज नंबर के लिए उसका फ्रेम नंबर स्टोर करना, यह बताना कि कोई पेज मेमोरी में है या सेकेंडरी स्टोरेज में है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, स्टोर पेज ऑफ मेमोरी, पेज मेमोरी में रहते हैं, पेज टेबल में नहीं रहता है, ठीक है, हमको तो पेज टेबल से रिलेटेड बात चाहिए ना। अब देखिए मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यह इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का काम है, इसका काम नहीं है। ये तो क्या करेगा, ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, बस यही तो कर रहा है, यहाँ पे लिखे भी हम कि वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, बस हो गया यही कहानी। अब डी नंबर, स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होती है, पेज टेबल में नहीं होता। पेज टेबल तो ये काम है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना, ठीक है। 33 नंबर, इन मल्टी प्रोग्रामिंग विच फिक्स्ड पार्टीशन with fixed partition, if a process require more memory than is available in a partition, it may lead to multi programming with fixed partition. fixed partition multi programming है। if a process require more memory than is available in a partition, it may lead to, एक प्रोसेस है जो कि ज्यादा मेमोरी मांग रहा है जितना रिक्वायर है, मोर इफ अ प्रोसेस रिक्वायर मोर मेमोरी, उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए, जितना अवेलेबल है ना उससे ज्यादा मेमोरी चाहिए उस प्रोसेस को, तो इसका क्या होगा आंसर, देखते हैं भैया। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स पार्टीशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। मेन मेमोरी को कई निश्चित फिक्स पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्टीशन में बांट देता है। हर पार्टीशन में एक प्रोसेस ही रखा जाता है, एक एक प्रोसेस हर पार्टीशन में रख दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन का, फ्रेगमेंटेशन। प्रोसेस पार्टीशन में फिट ना हो पाए तो अनयूज स्पेस बचता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बस बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रोसेस है उसको मेमोरी जितना चाहिए उतना पार्टीशन में जगह ही नहीं है, ठीक है, तो जो अनयूज स्पेस जो बचा ना, वो जो चीज होता है अनयूज स्पेस, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब डेडलॉक की बात करते हैं। डेडलॉक क्या होता है कि मेमोरी शॉर्टेज से डेडलॉक नहीं होता, यह रिसोर्स वेटिंग से होता है। आपको डेडलॉक बताए थे कि कभी कभी वेट में फंस जाता है कि एक प्रोसेस इसका वेट कर रहा है, वही प्रोसेस इसका वेट कर रहा है, अब दोनों वेट एक दूसरे का वेट में ही लगा हुआ है, घूम रहा है चक्री, तो वैसा डेडलॉक में मतलब फंस गया मामला। तो ये बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, यहाँ तो पार्टीशन वाली बात है, पार्टीशन फ्रेगमेंटेशन में आपको सही सही मिल गया, तो ये चीज है। प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब ये शेड्यूलिंग इशू है, मेमोरी यूजेज इशू नहीं है। स्टारवेशन यह भी शेड्यूलिंग से संबंधित है, मतलब अपना आंसर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अब है डीबीएमएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबीएमएस। ऑप्शन देखते हैं। डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटाबेस को बनाने, प्रतिनिधित करने और उसको संचालन यानी ऑपरेशन करने में मदद करता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरी। डीबीएमएस कलेक्शन ऑफ क्वेरी नहीं है, क्वेरी जो है डीबीएमएस का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि कलेक्शन ऑफ क्वेरी है, बिल्कुल गलत है ये। डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है ही नहीं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये सी प्लस थोड़ी है, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है भाई। डीबीएमएस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। डीबीएमएस स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव डेटा, बिल्कुल यही काम करता है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डेवलप डिप्लॉय बाय डीबीएमएस। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भाई। डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में जब एक से अधिक यूजर या प्रोसेस एक ही डेटा को एक साथ एक्सेस या मॉडिफाई करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी, असंगति या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस समस्या को रोकने के लिए डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए लॉग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉय बाय डीबीएमएस। अब ऑप्शन देखते हैं तब समझ, जैसे पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, डीबी में यूज नहीं होता है। कर्सर क्वेरी रिजल्ट ट्रैवर्स करने के लिए होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए नहीं होता है ये चीज। लॉक ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए उपयोग होता है, तो बस यही चीज हमारा सही हो जाएगा। ट्रिगर ऑटोमेटिक एक्शन जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए होता है, ट्रिगर करना, ये भी चीज यहाँ पे नहीं है। हमको तो क्या बोला कि करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस, तो बस हमारा लॉक सिस्टम यहाँ से सही हो जाएगा। 36 नंबर, फुल फॉर्म पूछा है एनटीएफएस। एनटीएफएस होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाए। फुल फॉर्म है, इसको तो आपको याद करना है, 5-6 फुल फॉर्म तो पूछता ही है हर बार। Which of the following is a top-down approach in which entity higher level can be divided into lower sub entity? ये भी हम पढ़ाए थे आपको, स्पेशलाइजेशन होता है ये, फिर भी यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें किसी ऊंचे स्तर हायर लेवल की एंटिटी को दो
या अधिक निचले स्तर की सब एंटिटी में बांटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी के अंदर क्या आ गया आपका, मैनेजर आ गया, इंजीनियर आ गया, क्लर्क आ गया, इस तरीके से इसको बांट दिया, ठीक है। और हर सब एंटिटी अपने पेरेंट एंटिटी के सभी गुण, एट्रीब्यूट्स और रिश्ते, रिलेशनशिप प्राप्त करती है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब बॉटम अप अप्रोच होता है। हमको क्या बोला, टॉप डाउन अप्रोच बोला था, ये ऐसे गलत हो गया। जनरलाइजेशन, ये भी बॉटम अप है, गलत हो गया। स्पेशलाइजेशन, विभाजन करता मतलब कि पार्ट में तोड़ देता है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, मान लो ऑल ऑफ द अबव कहाँ होगा, ये सब तो गलत ही है, तो एक ही ये सही रहा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 38 नंबर, डीएफडी। अब फुल फॉर्म पूछा है, इसमें हम क्या बताएं। डीएफडी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ये हम बताए थे आप। फिर है 39 नंबर, द टर्म फैट, फैट भी बताए थे, फाइल एलोकेशन टेबल होता है इसका फुल फॉर्म। तब देखिए कितना फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म इसीलिए हम कई जगह आपको लिखा भी दिए। अब देखिए द टर्म डेटा रेफर्स टू, अब डेटा रेफर्स टू क्या हो गया, ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। अब जैसे यहाँ पे लोग डेटा देखेंगे टिक मार के आ जाएंगे, भैया जरूरी नहीं कि हर डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो, डेटा जनरल टर्म है। डेटा का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है, जब तक उसमें कोई फैक्चुअल चीज ना हो, ठीक है, तब तक वो डेटा नहीं बनेगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। और कुछ लोग ये इलेक्ट्रॉनिक वाला पे बहुत मार के आए थे, मेरा दोस्त भी मार दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देख लिया और डेटा लगा दिया, मतलब और डेटा लिखा लिया यही होगा। तो जरूरी नहीं कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज ही बात करें, रॉ फैक्ट कोई भी होगा, फिगर होगा, तो वो डेटा कहलाएगा। 41, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर। राउटिंग की जहां पे बात आ गई, ठीक है, राउटिंग का काम क्या होता है कि बेस्ट पाथ को फाइंड करना, किसके लिए, डेटा के लिए, कि डेटा भेज रहे हैं। राउटिंग का मतलब है सबसे बेस्ट से बेस्ट पाथ, रास्ता फाइंड करना, ये काम होता है राउटिंग का, बस। 42 नंबर, व्हाट इज द सॉकेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। देख लेते हैं भाई, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का सॉकेट से रिलेटेड बात पूछा है। सॉकेट नेटवर्किंग में एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो दो प्रक्रियाओं प्रोसेस के बीच संचार, कम्युनिकेशन स्थापित करता है, चाहे वे एक ही कंप्यूटर पर हो या अलग अलग कंप्यूटर पे। ऑप्शन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, गलत है। कैसे, सॉकेट कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, यह सॉफ्टवेयर लेवल पर काम करता है। फिर बोला ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, यही तो अभी हम लोग यहाँ पढ़े, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है सॉकेट, बस आंसर सही हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं, और टाइप ऑफ केबल यूज फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, गलत। यह भ्रम पैदा कर सकता है क्योंकि सॉकेट शब्द का उपयोग बिजली या नेटवर्क केबल से भी होता है, सॉकेट सॉकेट हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। तो वायर का मतलब तो हो गया हार्डवेयर से रिलेटेड चीज है ना। ये हार्डवेयर क्या होता है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि टच नहीं कर सकते, बस आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वायर की बात होगी तो वो हार्डवेयर वाला चीज हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ये है ही नहीं, टोपोलॉजी क्या था, बस था, रिंग था, स्टार था, मेश था, हाइब्रिड था, ये सब चीज था, ठीक है। चलिए 43 नंबर पे चलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली इज नोन एज। अब चलिए यहां पर देखते हैं 43 नंबर, वैसे हम यहीं पे समझा देते हैं आपको। यहां क्या बोला, साइमल्टेनियसली मल्टीपल पाथवे पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे, साइमल्टेनियसली, टिंग टिंग टिंग, तो ये क्या पैरेलल आपको दिख रहा है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल पाथवे पे चल रहा है, तो ये पैरेलल में आएगा ट्रांसमिशन में। लेकिन अभी जितने ऑप्शन है सबको देख लेते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन, डेटा कई लाइनों में एक साथ भेजा जाता है, बस यही चीज तो पूछा था वहां पे। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, एक लाइन से एक बीट करके भेजा जाता है, एक ही लाइन होता है, मल्टीपल लाइन नहीं होते, एक लाइन होता है, उसी में एक एक बीट करके भेजते हैं, ये सीरियल ट्रांसमिशन था, पढ़ाए थे आपको। डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है, यह कम्युनिकेशन मोड है ना कि पाथवे टाइप। यहाँ पे पाथवे से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है ना भाई, डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है यहाँ पे मल्टीपल पाथवे में, लेकिन ये क्या है, ये तो ट्रांसमिशन का
आपका मॉड्यूल है, जो डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सब जो पढ़े थे, हाफ डुप्लेक्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले कैंसिल था, दिक्कत आपको यहाँ हो सकता था। तो सीरियल का मतलब होता है एक ही वायर पे एक एक बीट करके भेजना, और पैरेलल का मतलब होता है मल्टीपल लाइन पे एक साथ ही सारे डेटा को भेज देना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। 44 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए साफ साफ हम आपको बताए थे, स्टार नाम आप सुने होंगे नेटवर्क टोपोलॉजी में, रिंग सुने होंगे, मेश भी सुने होंगे, डिस्क सुने थे, डिस्क पढ़ाए थे हम, नहीं पढ़ाए थे, तो एकदम देख के लग रहा है हाइब्रिड रहता तो मान भी सकते थे हाइब्रिड होता है, लेकिन डिस्क तो हम बताए ही नहीं। डिस्क क्या होता है? स्टार तो हो जाता है कि स्टार आकृति में बनता है, रिंग मतलब गोला बनाता है, मेश मतलब कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। डिस्क हम बताए थे, नहीं बताए थे, तो यही होगा ना भैया। 45, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन, अब चलिए देख ले, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल, अरे मेरा मुंहवा नहीं दिख रहा है जी का, अरे देखो मुंह तो दिखाओ यार, अभी कहाँ थे हम लोग, कहाँ भाग गए भाई, हाँ क्या है, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें सभी नोड्स एक ही संचार माध्यम की को शेयर करते हैं, ठीक है। जब दो या अधिक नोड्स एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करते हैं तो कोलिजन, टकराव हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले, इथरनेट नेटवर्क, ये कैसे करता है भाई, इसमें CSMA या CD प्रोटोकॉल यूज होता है जो कंटेंशन बेस्ड होता है, बस हो गया, आंसर सही हो गया अपना। टोकन रिंग नेटवर्क, यह टोकन पासिंग मेथड होता है, इस कोई कंटेंशन नहीं होता इसमें। ATM नेटवर्क, असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड होता है, फिक्स साइज सेल और वर्चुअल सर्किट का उपयोग होता है, कंटेंशन नहीं होता है इसमें भी। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, दो नोड्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कोई कंटेंशन नहीं होता है इसमें भी। कंटेंशन कहाँ होता है, इथरनेट में होता है, बस हो गया अपना, यही आंसर था। अब 46 नंबर, राउटिंग, फिर से आ गया राउटिंग। अभी देखिए एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ दिया है। राउटिंग क्या करता है, बेस्ट पाथ ढूंढता है भैया, तो बस बेस्ट पाथ वाला बात कहाँ है, यहाँ C नंबर पे आंसर मारिए ना। फिर 47, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP। ARP क्या है भाई, ARP देख लेते हैं। ARP क्या होता है, ARP होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस मैक एड्रेस मैपिंग करता है, या नेटवर्क लेयर IP और डेटा लिंक लेयर मैक के बीच ब्रिज बनाता है, यानी कि पुल बनाता है। इसका उपयोग LAN में करते हैं हम लोग, लोकल एरिया नेटवर्क में। अब देखिए ऑप्शन क्या है, टू असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस, गलत है ये, यह काम DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल करता है। बी नंबर है, टू रिजॉल्व डोमेन नेम टू IP एड्रेस, ये कौन, DNS डोमेन नेम सिस्टम करता है ये। टू मैप मैक एड्रेस टू IP एड्रेस, बस यही तो बोले थे, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस से मैक एड्रेस मैपिंग में काम करता है, बस सही हो गया है ARP का। टू मैनेज नेटवर्क कंजेक्शन, यह काम ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है, ये तो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक एड्रेस टू IP एड्रेस में मैप करने के लिए होता है। 47 नंबर खत्म। 48 का देखें एक बार, विच सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉड्यूल अलाउ टू इटरेटिव डेवलपमेंट एंड इनकॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस। चलिए देखते हैं भाई क्या है 48 नंबर। अब सारे मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। वाटरफॉल में क्या बताए थे, स्टेप बाय स्टेप लीनियर प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें इटरेशन या रिस्क एनालिसिस होता ही नहीं है, पहले ही खत्म हो गया, रिस्क एनालिसिस वाला बात ही खत्म, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है कि रिस्क एनालिसिस। अब देखिए प्रोटोटाइप मॉडल, ये क्या होता है, इरिटेटिव होता है, लेकिन फॉर्मल रिस्क एनालिसिस शामिल नहीं होता है इसमें, फॉर्मेलिटी वाला चीज। क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, पहले हम छोटा प्रोटोटाइप बना के देंगे और उसका वहां से अप्रूवल आएगा, तब हम रियल वाला काम करेंगे। तो इसमें फॉर्मल रिस्क एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। इरिटेटिव होता है, आधा चीज का सही है, लेकिन फॉर्मल रिस्क एनालिसिस पे बात नहीं करता है। फिर आता है स्पाइरल मॉडल, ये इटरेटिव भी होता है और रिस्क एनालिसिस दोनों करता है, तो सबसे बढ़िया आंसर ये हो जाएगा। एजाइल मॉडल इटरेटिव होता है, लेकिन यह रिस्क बेस्ड नहीं बल्कि कोलैबोरेशन बेस्ड होता है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब 4 मॉडल के बारे में आप समझ लिए यहीं से डायरेक्टली। वाटरफॉल क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोटोटाइप में क्या होता है, रिस्क एनालिसिस नहीं होता, इटरेटिव रेशन होता है इसमें। स्पाइरल में क्या होता है,
इटरेशन प्लस रिस्क एनालिसिस दोनों होता है। और एजाइल में क्या होता है, इटरेशन है लेकिन रिस्क बेस्ड नहीं है बल्कि कोलेबरेशन बेस्ड है। कोलेबरेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन आए तो एजाइल मार के आ जाइएगा। 49 नंबर पे चलते हैं, क्या है भाई, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। लिखे हैं क्या इसका आंसर, हाँ लिखे हैं भैया। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यानी SQA क्या है। SQA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी का हो और जो उसका स्टैंडर्ड है, मानक जो फिक्स स्टैंडर्ड है उसको पालन करे। यह केवल टेस्टिंग तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को देखता है। अब ऑप्शन देखते हैं, टू एलिमिनेट ऑल डिफेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। देखिए यह प्रैक्टिकली असंभव है क्योंकि 100% तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। SQA का उद्देश्य होता है डिफेक्ट को कम करना, पूरी तरह से खत्म हो ही नहीं सकता। टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज डिटेक्ट फ्री बिफोर रिलीज, गलत, कोई भी सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता है। मान के चलिए कुछ ना कुछ इसमें रहेगा, हर आदमी का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आप एरर निकाल ही दीजिएगा बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में। सी है टू एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस टू इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी, बिल्कुल सही है, यही चीज तो करते हैं हम, इन्फोर्स करते हैं स्टैंडर्ड और प्रोसेस को, क्या, टू एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस टू इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम इसमें चीजें करते हैं, इन्फोर्स करते हैं स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, यही होता है मेन इसका ऑब्जेक्टिव। डी नंबर है टू टेस्ट सॉफ्टवेयर अंडर डिफरेंट कंडीशन, ये चीज यहाँ पे नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम है कि जहां पे हम लोग अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब 50 नंबर पे चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ये टर्म शायद आप पहली बार सुने हो तो अभी हम बता देते हैं। सिंपल सी बात है कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है, अब एक चीज आपके पास है, कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो पहले क्या कीजिएगा, कोडिंग कीजिएगा। कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करके एक चीज बनाइएगा, वो आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया जो कि मार्केट में जाएगा। लोगों को आपके कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, इधर एक कोडिंग था जो आपका डेवलपमेंट फेज में था, ठीक है, और लास्ट में एक प्रोडक्ट निकल के आया, कोड, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। रिवर्स में क्या काम होता है, ये तो आपका फंडामेंटल चीज हो गया कि आप इधर से वहां तक पहुंच रहे हैं। रिवर्स में क्या होता है, उल्टा चलते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर हमारे पास है, हमारे पास कोड नहीं है, उसको हम तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे फिर कोड निकालेंगे, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई भी चीज का, मान लीजिए कोई गाड़ी आपके पास आया, आप उसको नहीं समझ पा रहे तो आप क्या कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, बना बनाया गाड़ी आया उसको खोल रहे हैं और उसके सारे चीजों को एक एक करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये है रिवर्स इंजीनियरिंग कि बने बनाए प्रोजेक्ट को खोलना। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जीरो से कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना, ये बिल्कुल नहीं है, ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का काम है, रिवर्स में नहीं है। ये तो हम शुरू से अगर बनाते थे तो फंडामेंटल चीज कर रहे हैं जो नॉर्मल होता है, ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो गया कि हम शुरू से मतलब एक एक चीज को बना के फिर लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट देंगे। यहाँ तो फाइनल प्रोडक्ट से हम एक एक चीज निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। बी, इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, ये ऑप्टिमाइजेशन या री इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, ठीक है, ये भी गलत है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल यही है, हम समझने के लिए चीजें करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर कोई चीज बना हुआ उसको तोड़ फोड़ रहे हैं हम, उसके बैक गियर लगा के उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं कि कैसे वो क्या क्या पॉइंट से बना है, कैसे कैसे उसका कोड है, क्या क्या चीजें कौन सा कर रहा है, ये चीज हम बने बनाई चीज को तोड़ के अगर वहां तक पहुंच रहे हैं दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, बस यही चीज हो गया। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम है, तोड़ के हम क्या ही टेस्ट करेंगे, आप सोच के देखिए। रिवर्स इंजीनियरिंग में बस हम समझने के लिए, अगर हमारे पास मान लो कोई कंपनी से हम डेटा कोई सॉफ्टवेयर लिए, ठीक है, और वो नहीं दे रहा हमको, अपना सोर्स कोड नहीं दे रहा है, मान लीजिए अभी इंडिया कोई वहां से कोई डिफेंस सिस्टम का कुछ लेके आता है, वो सोर्स कोड देने से मना कर देगा, तो इंडियन इंजीनियर क्या करते हैं, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसको खोलते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, सारी चीज समझते हैं भाई इसमें क्या कौन सा गणित लगाया है, तो वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहीं पे अपना कंप्लीट हो गया। जिनको टेस्ट लेना है वो मैसेज कर सकते हैं, जिनको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप पढ़िए अच्छे से, नंबर लाइए, पास कीजिए सभी लोग, और मिलते हैं अगले
वीडियो में, जिसमें 50 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तो ये पूरा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।